कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रैम्पेज, जिसका मकसद है ऐसे कैप्सूल बनाना जिनका इस्तेमाल करके जानवरों की डीएनए को बदला जा सके। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी दवाई तैयार की जो अगर गलती से कोई भी जीव खा ले तो वो अपने असली आकार से कई गुना बड़ा और बेहद खतरनाक क्रीचर बन जाता है। अब हम धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर एक स्पेस स्टेशन देखते हैं, जहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके होते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं और उनके शरीर हवा में तैर रहे होते हैं। इस डरावने माहौल के बीच सिर्फ एक महिला साइंटिस्ट जिंदा बची होती है, जो कम्युनिकेशन के जरिए अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो लगातार कहती है कि एस्केप कैप्सूल का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि वो तुरंत बाहर निकल सके, वरना वो भी मारी जाएगी। लेकिन धरती से उसे जवाब मिलता है कि अगर उसे जिंदा वापस आना है तो पहले उसे वहां से टेस्ट सैंपल लेकर आने होंगे, वरना एस्केप कैप्सूल नहीं मिलेगा और वो भी वहीं मर जाएगी। मजबूरी में वो साइंटिस्ट उस लैब एरिया की तरफ बढ़ती है जहां ये सैंपल रखे होते हैं। वो सैंपल निकाल ही रही होती है, अचानक पूरे स्टेशन में अलार्म बजने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही बड़े और खतरनाक चूहे पर पड़ती है, जिसका आकार 100 गुना बढ़ चुका है। असल में वो इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है। वो किसी तरह तीनों टेस्ट सैंपल एक कंटेनर में रख लेती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। चूहा उसका पीछा करता है और चारों तरफ आग लग रही होती है। वो दरवाजे तक पहुंच जाती है और जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। वो बिना देर किए एस्केप कैप्सूल में बैठती है और स्पेस स्टेशन से निकल जाती है। अब उसे लगता है कि वो बच गई। वो चैन की सांस ले ही रही होती है और तभी कैप्सूल में एक वार्निंग अलार्म बजता है और सामने शीशे पर दरार चलने लगती है। वो पूरी तरह से घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है और तभी अचानक कैप्सूल ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि कैप्सूल पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों सैंपल के कैप्सूल आग के गोलों की तरह सीधे धरती पर गिरते हैं। एक कैप्सूल जंगल में गिरता है, वहां एक भेड़िया होता है जो कैप्सूल से निकलने वाली गैस को सूंघ लेता है। दूसरा कैप्सूल समुद्र में जाकर गिरता है, जिसे एक मगरमच्छ शिकार समझकर निगल जाता है। तीसरा कैप्सूल एक जू में गिरता है, जिसे एक सफेद गोरिल्ला, जिसका नाम जॉर्ज है, वो देखता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी उसमें से गैस निकलती है और गोरिल्ला उसे सांस के साथ अपने अंदर ले लेता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस खतरनाक तबाही की जो आगे चलकर पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली होती है। इसके बाद कहानी हमें मिलवाती है हमारी हीरो डेविस ओकोए से, जो एक प्राइमेटोलॉजिस्ट होता है और जंगली जानवरों की देखभाल करता है। वो कुछ नए इंटर्न्स को अपने साथ उस सेक्शन में लेकर जाता है जहां गोरिल्ला रखे गए होते हैं। वहां पहुंचकर सब लोग एक खास गोरिल्ला को देखते हैं जो बाकी सबसे अलग होता है। ये एक दुर्लभ एल्बिनो प्रजाति का गोरिल्ला है जिसका नाम जॉर्ज होता है। ये वही गोरिल्ला है जिसने पिछली रात उस खतरनाक कैप्सूल की गैस इनहेल की थी। वो अपनी स्पीशीज का आखिरी बचा हुआ गोरिल्ला होता है, इसलिए उसकी खास देखभाल की जाती है। लेकिन गोरिल्ला जॉर्ज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद इंटेलिजेंट भी होता है। वो साइन लैंग्वेज के जरिए इंसानों से बात कर सकता है और खास तौर पर डेविस से उसका एक गहरा रिश्ता बन चुका होता है, क्योंकि डेविस ने ही उसे बचपन से आज तक पाला है। उनके बीच गहरी दोस्ती है। डेविस उससे बात करता है, मजाक करता है और जॉर्ज भी उसकी हर बात समझता है। डेविस अपने सभी जानवरों से बहुत प्यार करता है और उन पर पूरा भरोसा करता है और गोरिल्ला जॉर्ज भी उस पर उतना ही भरोसा करता है। फिर हम देखते हैं कि डेविस को खबर मिलती है कि गोरिल्ला जॉर्ज ने अचानक एक भालू पर हमला कर दिया है और उसे जान से मार दिया है। ये सुनकर डेविस खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉर्ज कभी भी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करता। वो तुरंत वहां पहुंचता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। जब वो जॉर्ज से बात करता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जॉर्ज का व्यवहार पहले जैसा शांत नहीं रहता, वो चिड़चिड़ा और बेचैन दिखने लगता है। डेविस उससे पूछता है कि उसने हमला क्यों किया, तो जॉर्ज साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो डर गया था क्योंकि किसी दूसरी चीज ने पहले उस पर हमला किया था। अब यहाँ डेविस एक और बड़ी बात नोटिस करता है कि जॉर्ज का साइज पहले से थोड़ा बड़ा लगने लगा है और उसके मूड में भी अजीब बदलाव आ रहे हैं। उसका अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ रहा होता है, जो एक गोरिल्ला के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। इसी दौरान डेविस को पाक अथॉरिटी की तरफ से बुलावा आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी कैप्सूल गिरा हुआ मिला है। जैसे ही वो कैप्सूल को देखता है वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट छिपा हुआ है।
अब कहानी हमें दूसरी तरफ ले जाती है, जहां हम मिलते हैं क्लेयर वाइडन और उसके भाई ब्रेट वाइडन से, जो एक बड़ी कंपनी एनर्जाइन चलाते हैं। ये कंपनी जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी ये डीएनए को बदलकर नए और खतरनाक एक्सपेरिमेंट करती है। और जो स्पेस में प्रोजेक्ट रैम्पेज पर काम चल रहा था, वो भी इनका ही था। दोनों इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि उनके बनाए हुए सैंपल स्पेस स्टेशन से गिर चुके हैं। ब्रेट कहता है, अपना प्रोजेक्ट खराब हो चुका है, लेकिन क्लेयर कहती है कि ऐसा नहीं हुआ है। वो उसे टीवी में सैटेलाइट की सीसीटीवी इमेज दिखाती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है ये सैंपल इतने मजबूत हैं कि ना तो आसानी से नष्ट होंगे और ना ही बेकार जाएंगे। और वो उस लोकेशन को मार्क करती है जहां वो सैंपल गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को जंगल में भेजते हैं ताकि उन सैंपल्स को किसी भी कीमत पर वापस लाया जा सके। उधर कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की, जिसका नाम है डॉक्टर केट कॉल्डवेल। वो एक जेनेटिसिस्ट होती है, यानी वो भी डीएनए पर काम करने वाली एक साइंटिस्ट है। वो जैसे ही सुबह उठकर न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि पिछली रात कुछ रहस्यमयी चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से धरती पर गिरी थी, और वो चीज़ एक जू के अंदर गिरी थी, और उसी जू में एक गोरिल्ला अचानक बदल चुका है। ये सुनते ही वो जल्दी जल्दी वहाँ के लिए निकलती है। डॉक्टर केट तुरंत उस जगह पहुंचती है जहां गोरिल्ला जॉर्ज रखा गया था, और वहीं उसकी मुलाकात डेविस से होती है। केट उसे कहती है कि जो सैंपल उसके पास है वो उसी ने बनाया था और वो मुझे दे दो। डेविस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो बताती है कि वो पहले एनर्जाइन कंपनी में काम करती थी और वो लोग जानवरों पर इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते थे। डेविस उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें और भी बहुत काम है। लेकिन केट उसे समझाती है कि तुम्हारा गोरिल्ला जॉर्ज अब तेज़ी से बदल रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसका गुस्सा बढ़ रहा है, और वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर जल्दी उसे एंटीडोज नहीं लगाया गया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। वो बताती है कि ये सिर्फ उस गैस की वजह से हो रहा है जो उस कैप्सूल से निकली थी, और जॉर्ज ने गलती से उसे इन्हेल कर लिया। ये सुनकर डेविस पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसने खुद भी जॉर्ज में बदलाव नोटिस किया था। वो केट को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि पिछली रात जॉर्ज करीब 7 फुट का था, लेकिन आज सुबह वो 10 से 11 फुट तक का हो चुका है, और उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया है। डॉक्टर केट डेविस को समझाती है कि जिस कैप्सूल को गोरिल्ला जॉर्ज ने इन्हेल किया है वो एनर्जाइन कंपनी के एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाया गया था, जैसे शार्क, ब्लू व्हेल, राइनो और चमगादड़। केट आगे बताती है कि इसी सैंपल की वजह से जॉर्ज के अंदर एक साथ कई बदलाव हो रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसकी ग्रोथ और कितनी बढ़ेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तभी अचानक जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है। वो उस पिंजरे में पड़ा एक सिलेंडर उठाता है और जेल को तोड़ने लगता है। गोरिल्ला जॉर्ज की ताकत के सामने वो मजबूत दरवाज़ा भी नहीं टिक पाया। जॉर्ज पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है। अब वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है और सीधा मेन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। डेविस उसे रोकने के लिए साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गोरिल्ला को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जॉर्ज पहले जैसा नहीं रहा। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जॉर्ज गाड़ियों को खिलौनों की तरह तोड़ने लगता है, लेकिन डेविस जैसे तैसे करके जॉर्ज को थोड़ा शांत करता है, और उसी समय वहां सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पहुंच जाती है और जॉर्ज को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। डेविस पुलिस से गोली ना चलाने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं उसे हैंडल कर लूंगा, आप गोली मत चलाना। डेविस साइन लैंग्वेज में गोरिल्ला को समझा ही रहा होता है, तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें बैठा सैनिक जॉर्ज पर लगातार कई बेहोशी के इंजेक्शन फायर कर देता है। जॉर्ज भागने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे बेहोश होकर जजे हुए सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगल में उन सैंपल्स को ढूंढ रहे होते हैं। क्लेयर और ब्रेट उन्हें लाइव देख रहे थे। सैनिकों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनका सामना किससे होने वाला है। वहां उन्हें जमीन पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देते हैं। सैनिक उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फुटप्रिंट पहली बार देखा है। लेकिन क्लेयर और ब्रेट को सब समझ आ जाता है कि उनके सैंपल्स को किसी जीव ने इन्हेल कर लिया है और वो अपने आकार का कई गुना बढ़ चुका है। सभी सोल्जर्स तुरंत अटैक पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वो विशालकाय भेड़िया उन पर हमला कर देता है। वो इतनी तेजी और ताकत से हमला करता है कि कुछ ही सेकंड में पूरी टीम को खत्म कर देता है। एक सीनियर सोल्जर किसी तरह बचकर भागने की कोशिश करता है और अपने चॉपर को बुलाता है। चॉपर उसे लेने के लिए नीचे आता है। भेड़िया उस सोल्जर के पीछे भाग रहा होता है। तभी चॉपर से एक सैनिक फायर करता है। अब भेड़िया चॉपर को अपना टारगेट बनाकर एक ऊंची छलांग लगाता है और सीधे चॉपर को हवा में ही पकड़ लेता है और उसे तबाह कर देता है। नीचे बचा हुआ सोल्जर पूरी तरह डर जाता है। वो जलते हुए चॉपर को देख ही रहा होता है, तभी अचानक पीछे से आकर उसे एक ही झटके में मार देता है।
ये सारी घटना क्लेयर और उसका भाई ब्रेट लाइव देख रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि गोरिल्ला जॉर्ज की तबाही की वजह डॉक्टर केट और डेविस को मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को एक मिलिट्री प्लेन में ले जाया जाता है और उसी प्लेन में गोरिल्ला जॉर्ज को भी रखा गया है, जिसे बेहोश करके एक बड़े से पिंजरे में बंद किया गया होता है। प्लेन के अंदर उनकी मुलाकात होती है एजेंट हावी रसल से, जो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। उसका काम होता है ऐसे खतरनाक जानवरों को काबू में करना जो नॉर्मल एनिमल से अलग हो चुके हों और जो अब इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। एजेंट रसल डेविस और केट को एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं। वो बताता है कि डेविस पहले आर्मी में रह चुका है और कई खतरनाक मिशन का हिस्सा रह चुका है और अब वो जानवरों की देखभाल करता है। वहीं केट के बारे में वो बताता है कि उसे पहले चोरी के आरोप में जेल भी हो चुकी है, क्योंकि वो कंपनी से रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डेविस को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ एक ही चीज़ की चिंता होती है और वो है गोरिल्ला जॉर्ज। अब हम एनर्जीन कंपनी के मालिक क्लेयर और ब्रेट को देखते हैं। ब्रेट घबराया हुआ होता है क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वो क्लेयर से कहता है कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें गवर्नमेंट एजेंसियां उन्हें पकड़ लेंगी। लेकिन क्लेयर शांत रहती है और बताती है कि उसके पास हर सिचुएशन के लिए एक बैकअप प्लान होता है। वो कहती है कि अगर कभी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए उसने पहले से ही एक खास टेक्नोलॉजी तैयार कर रखी है। क्लेयर ब्रेट को उसके ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप पर लाती है। वो उसे छत पर लगा बहुत बड़ा टावर दिखाती है। वो कहती है कि ये इस टेक्नोलॉजी को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगी, ये सिग्नल एक्टिव होगा और वो सभी जानवर इसकी लोकेशन की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। क्लेयर कहती है कि अपना प्लान सिंपल है। ये सभी खतरनाक जानवर एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, या फिर आर्मी उन्हें रास्ते में मार देगी और उसके बाद हम मौका देखकर उनके शरीर से फिर से डीएनए निकालकर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकेंगे। और जैसे ही ये सिग्नल चालू होता है, हम देखते हैं कि दूर दूर मौजूद वो खतरनाक जानवर भेड़िया, मगरमच्छ और जॉर्ज, तीनों पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। भेड़िया उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को भांपते हुए सीधे शहर की तरफ बढ़ने लगता है और मगरमच्छ भी अब समुंदर से बाहर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इसका असर गोरिल्ला जॉर्ज पर भी पड़ता है। वो गहरी बेहोशी से जाग जाता है और अचानक उठ खड़ा होता है। अब जॉर्ज पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। वो प्लेन के अंदर ही तबाही मचाना शुरू कर देता है और एक एक करके वहां मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है। सोल्जर्स लगातार जॉर्ज पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जॉर्ज पर उसका कोई असर नहीं होता। डेविस समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना मतलब मौत है। वो जल्दी से एक पैराशूट पहनता है और डॉक्टर केट को भी पैराशूट पहनने में मदद करता है और उसे प्लेन से कूदा देता है। गोरिल्ला पागलों की तरह अभी भी हमला कर रहा होता है। डेविस देखता है कि एजेंट रसल अभी भी जिंदा है, तो वो भी अपने साथ पकड़कर प्लेन से कूद जाता है। कुछ ही देर में वो मिलिट्री प्लेन भी कंट्रोल खो देता है और जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। तीनों किसी तरह जमीन पर लैंड करते हैं। डेविस को लगता है कि शायद उसका साथी गोरिल्ला जॉर्ज मर चुका होगा, लेकिन वो देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि जॉर्ज वहां से निकल चुका है। अब जॉर्ज भी उसी सिग्नल की तरफ बढ़ रहा होता है। रसल डेविस को शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। अब हम देखते हैं कि एनर्जीन कंपनी पर अब गवर्नमेंट की जांच शुरू हो चुकी है। कई एजेंट एक साथ क्लेयर और ब्रेट के ऑफिस में आते हैं। ब्रेट घबरा जाता है, लेकिन स्मार्ट क्लेयर सारी सिचुएशन ऐसे संभालती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, और इसी तरह की मदद चाहिए तो मैं हमेशा गवर्नमेंट के साथ हूँ। उधर डेविस, केट और रसल को एयरफोर्स बेस ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात मिलिट्री अधिकारियों से होती है। वहां उन्हें बताया जाता है कि वो तीनों जानवर अब तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। डेविस मिलिट्री अधिकारियों से कहता है कि इन जानवरों की कोई गलती नहीं है। वो बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इन्हें जानबूझकर शहर की तरफ बुलाया जा रहा है। तभी डॉक्टर केट सबको समझाती हैं कि उन्होंने पहले ही इस सिचुएशन के बारे में सोचा था कि अगर कभी एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला जाए तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए इन जानवरों को एक जगह बुलाया जा सकता है, और अभी वही हो रहा है। ये तीनों जानवर उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए सीधे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। केट आगे कहती है कि अगर आर्मी इन पर हमला करेगी तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, उल्टा शहर को ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए वो कर्नल से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो एंटीडोट ला सके और इन जानवरों को रोक सके। लेकिन कर्नल उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसकी
के लिए ये जानवर अब सिर्फ खतरा है, जिन्हें खत्म करना ही आखिरी ऑप्शन है। तभी एक सोल्जर आता है और कर्नल को एक कागज देता है जिसमें ऑर्डर होता है कि डेविस और केट को कस्टडी में रखा जाए पूछताछ के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इनका हाथ हो सकता है। डेविस कर्नल को समझाता है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता और सोल्जर उन्हें ले जाने लगते हैं। रास्ते में डेविस चालाकी से सोल्जर्स को पकड़कर बेहोश कर देता है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। वो छिपते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँचते हैं, रोकते नहीं बल्कि उनकी मदद करते हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर की कीज देते हैं। उसके बाद डेविस और केट वहां से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शहर की तरफ बढ़ते हुए वो विशालकाय भेड़िया रास्ते में खड़ी पूरी आर्मी से टकराता है। आर्मी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ताकतवर और तेज होता है कि कुछ ही पलों में पूरी सेना को खत्म कर देता है। वहां मौजूद एक भी सोल्जर बच नहीं पाता। ये देखकर कर्नल को समझ आ जाता है कि उनका सामना किसी आम जानवर से नहीं है। हालात हाथ से निकलते देख वो एक खतरनाक फैसला लेता है और स्पेशल मिसाइल स्ट्राइक का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि चाहे जो मिसाइल चलानी पड़े वो चलाओ, लेकिन इन्हें खत्म करो। कुछ ऑफिसर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शहर अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। अगर अभी मिसाइल से हमला किया गया तो जानवरों के साथ साथ हजारों बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन कर्नल किसी की नहीं सुनता और हमला करने का आदेश दे देता है। इसी बीच डेविस और केट हेलीकॉप्टर से शहर के करीब पहुंच चुके होते हैं। वहां का मंजर देखकर वो दंग रह जाते हैं। जॉर्ज अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो अब एक विशालकाय दानव बन चुका होता है और शहर में हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। और तभी पानी में जोरदार हलचल होती है और वहां से बाहर निकलता है एक विशालकाय मगरमच्छ। उस पर भी उस खतरनाक सैंपल का असर अब पूरी तरह हो चुका होता है और अब वो भी उतना ही खतरनाक बन चुका होता है। अब शहर के बीच तीनों दानव, जॉर्ज, भेड़िया और मगरमच्छ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। आर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों इतने ताकतवर होते हैं कि हर चीज को रौंदते हुए बस एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के सोर्स तक पहुंचना, चाहे रास्ते में कुछ भी क्यों ना आ जाए। इसी बीच गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि एनर्जिन कंपनी के सारे राज अब सामने आ चुके हैं। उनकी ज्यादातर फाइल्स और डेटा मिल चुका होता है, लेकिन एक मेन सर्वर अभी भी लॉक होता है, जिसका पासवर्ड सिर्फ क्लेयर वाइडन और ब्रेट वाइडन को ही पता होता है। उधर एजेंट हावी रसल डेविस को एक और खतरनाक बात बताता है कि कर्नल ने एक हाई लेवल मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने का ऑर्डर दिया है, जो करीब आधे घंटे के अंदर शहर पर गिरा दी जाएगी। अब उनके पास बहुत कम समय बचा होता है। ये सुनते ही डेविस और डॉक्टर केट तुरंत एनर्जिन कंपनी की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि एंटीडोट वहीं मिल सकता है। दोनों किसी तरह अंदर पहुंचते हैं और उस लैब को ढूंढते हैं जहां ये सैंपल बनाए गए थे। वो एंटीडोट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर डेटा और हार्ड ड्राइव पहले ही वहां से हटाई जा चुकी होती हैं। हालांकि केट को वहां का सिस्टम अच्छी तरह पता होता है, क्योंकि वो पहले वहीं काम कर चुकी थी। अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए वो आखिरकार एक सीक्रेट स्टोरेज तक पहुंच जाती है, जहां आरपीएम कंटेनर के अंदर एंटीडोट रखा होता है। वो उसमें से 3 एंटीडोट निकाल लेती है, लेकिन तभी वहां क्लेयर और ब्रेट पहुंच जाते हैं। वो केट से गन दिखाकर एंटीडोट अपने कब्जे में ले ले। किसी का ध्यान नहीं जाता। क्लेयर केट को मजबूर करती है कि वो उनके साथ चले, और जब केट नहीं मानती तो वो अपनी गन से डेविस के पेट में गोली मार देती है। डेविस वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों केट को लेकर बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। तभी बिल्डिंग हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। दरअसल विशालकाय मगरमच्छ वहां पहुंच चुका है और वो उस बिल्डिंग पर चढ़ने लगा है, और बाकी दोनों दानव गॉरिला जॉर्ज और भेड़िया भी वहां पहुंच चुके हैं। ब्रेट और क्लेयर डॉक्टर केट को लेकर जल्दी जल्दी अपने चॉपर के पास जाते हैं ताकि वहां से भाग सकें, लेकिन तभी जॉर्ज वहां आ जाता है और चॉपर को टुकड़ों में तोड़ देता है और खिलौने की तरह फेंक देता है। उसके बाद जॉर्ज उस रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर को तोड़ने लगता है, टावर को जोर जोर से मारने लगता है। उसी वक्त घायल होने के बावजूद डेविस वहां पहुंचता है और केट की जान बचा लेता है। डेविस और केट जल्दी से एक प्लान बनाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में जॉर्ज को एंटीडोट देना होता है ताकि वो बाकी खतरनाक जानवरों को रोक सके। तभी क्लेयर फिर से सामने आती है और डेविस और केट पर हमला करने की कोशिश करती है। उन पर गन पॉइंट करती है, लेकिन इस बार डेविस जोर से जॉर्ज को पुकारता है। जॉर्ज का ध्यान तुरंत क्लेयर की तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर केट एंटीडोट वाला वाइल क्लेयर के बैग में डाल देती है। अगले ही पल जॉर्ज क्लेयर को पकड़कर उसे जिंदा निगल जाता है और उसके साथ ही वो एंटीडोट भी उसके शरीर के अंदर चला जाता है। अब केट और डेविस इंतजार करने लगते हैं कि एंटीडोट अपना असर दिखाए। ये एंटीडोट जॉर्ज को उसके पुराने साइज में वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसका दिमाग और उसका कंट्रोल वापस ला सकता है।
रसेल भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां उसे ब्रेड भागता हुआ मिलता है, जो अपने साथ एक लैपटॉप लेकर जा रहा होता है जिसमें कंपनी के सारे सीक्रेट डेटा होते हैं। रसेल इसकी हालत देखकर उसे चालाकी से बहकाता है और कहता है कि तुम ये भारी सामान लेकर भाग नहीं पाओगे, मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। डर के मारे ब्रेट उसे लैपटॉप दे देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बिल्डिंग का मलबा उस पर गिर जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। अब उसी समय वो विशाल भेड़िया और मगरमच्छ भी बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। भेड़िया उस टावर को अपने नुकीले दांतों से काट रहा होता है, जैसे उसके लिए सब कुछ वो रेडिएशन हो। पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और ऐसा लगता है कि अब ये कभी भी गिर सकती है। डेविस और डॉक्टर केट किसी तरह एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं जो आधा टूट चुका होता है। वो उसी में लटक कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही सेकंड बाद पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही होती है और वो तीनों विशाल जीव भी उसी पर होते हैं। बिल्डिंग जोरदार धमाके के साथ गिर जाती है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। अब डेविस और केट चॉपर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत लोग घायल हुए हैं और तभी उड़ती हुई धूल में सामने गोरिल्ला जॉर्ज दिखता है। डेविस जॉर्ज के सामने खड़ा होता है और साइन लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि क्या जॉर्ज वापस अपने होश में आया है या नहीं। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद जॉर्ज हल्का सा मुस्कुराता है, मजाक करता है और डेविस को पहचान लेता है। यहीं से साफ हो जाता है कि एंटीडोट काम कर चुका है। अब जॉर्ज फिर से डेविस का वही पुराना दोस्त बन चुका है, लेकिन अब वो पहले से कई गुना विशाल आकार में है। डेविस उसे समझाता है कि अब उन्हें मिलकर बाकी दोनों खतरनाक जानवरों को रोकना होगा और उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। जॉर्ज भी उसकी बात मान लेता है। उधर डेविस केट से कहता है कि वो तुरंत जाकर आर्मी को रोके ताकि मिसाइल स्ट्राइक ना हो, क्योंकि अब उनके पास एक मौका है इस तबाही को खत्म करने का। तभी अचानक विशाल भेड़िया और मगरमच्छ उस बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलकर खड़े होते हैं। डेविस गोरिल्ला जॉर्ज के साथ गन लेकर उन दानवों के सामने खड़ा होता है। तभी खतरनाक मगरमच्छ एक जोरदार दहाड़ मारता है और गोरिल्ला पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन गोरिल्ला चालाकी से मलबे से एक बड़ी रेलिंग उठाकर उसके मुंह पर जोरदार वार करता है। तभी पीछे से भेड़िया जॉर्ज पर वार कर देता है, लेकिन ताकतवर जॉर्ज भेड़िए को पकड़कर घुमाकर दूर फेंक देता है। अब भेड़िया फिर से उठता है और इस बार गोरिल्ला को पकड़कर गिरा देता है और जॉर्ज खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से मगरमच्छ भी खड़ा हो जाता है। अब डेविस घबरा जाता है और भेड़िया पर अपनी गन से गोला चलाता है। भेड़िया गुस्से में डेविस की तरफ देखता है और गोरिल्ला को छोड़कर बिल्डिंग के पीछे पटक कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उधर डॉक्टर केट मिलिट्री के पास जाकर मिसाइल नहीं चलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि गोरिल्ला अब ठीक हो चुका है और वो इन विशाल क्रिएचर को मार देगा। अब हम देखते हैं कि मगरमच्छ जॉर्ज की तरफ बढ़ता है और डेविस उस पर लगातार गोली चलाता है, लेकिन मगरमच्छ को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेविस गोरिल्ला जॉर्ज को तुरंत वहां से भागने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पता है मगरमच्छ जॉर्ज से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। डेविस लगातार उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन मगरमच्छ डेविस के पीछे भागता है। डेविस अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के मलबे में भागता है और फिर मगरमच्छ एक खतरनाक हमला करता है, जिससे डेविस नीचे जाकर गिरता है। मगरमच्छ डेविस को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी गोरिल्ला जॉर्ज एक ट्रक उठाकर लाता है और मगरमच्छ के सिर में जोरदार वार करता है। अब मगरमच्छ जॉर्ज के पीछे पड़ जाता है। वो जॉर्ज को बुरी तरह घायल कर देता है और आखिर में जॉर्ज की टांग पकड़ लेता है, लेकिन डेविस दौड़कर आता है और मगरमच्छ के कान में एक बॉम्ब फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मगरमच्छ का कान फट जाता है, लेकिन उससे मगरमच्छ को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत वापस उठकर घायल जॉर्ज की तरफ बढ़ता है और अपनी पूंछ से डेविस पर हमला करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी पूंछ पकड़ लेता है, जिससे डेविस की जान बच जाती है। लेकिन मगरमच्छ तुरंत अपनी पूंछ पर लटके जॉर्ज को झटके से फेंकता है और जॉर्ज सीधा जाकर बिल्डिंग के मलबे पर गिरता है, जहां एक बड़ी लोहे की रॉड जॉर्ज के शरीर में आर पार घुस जाती है। जॉर्ज दर्द से तड़प रहा होता है और मगरमच्छ उस पर लगातार वार करता है। जॉर्ज को पटक पटक कर मारने लगता है। अब जॉर्ज पूरी तरह घायल हो चुका है। तभी डेविस जॉर्ज की मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसे एक चॉपर दिखता है। वो दौड़कर जाता है और उसमें बैठकर उसे स्टार्ट करता है और उसकी गन से मगरमच्छ को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर देता है। हालांकि उन गोलियों से उसे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जॉर्ज को छोड़कर डेविस की तरफ बढ़ने लगता है। डेविस चॉपर से मिसाइल चलाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। उसे लगता है मगरमच्छ मर गया, लेकिन मगरमच्छ के कुछ नहीं होता। वो उस धूल से निकलकर फिर से हमला करता है और चॉपर को चबा जाता है।
अब वो डेविस पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी मौका देखकर ऊपर बिल्डिंग से गुरिल्ला एक लोहे की विशाल रॉड लेकर कूदता है और सीधे मगरमच्छ की आंख और सिर में घुसा देता है, और मगरमच्छ वहीं मर जाता है। जॉर्ज भी घायल हो जाता है। जब डेविस जॉर्ज को देखता है तो जॉर्ज भी आंख बंद कर लेता है। डेविस दुखी हो जाता है और नम आंखों के साथ जॉर्ज को देखता है, लेकिन आखिरी पल में भी वो एक छोटी सी हरकत करता है। वो धीरे से अपनी उंगली उठाता है और फिर उसे मोड़ देता है। डेविस ये देखकर तुरंत समझ जाता है कि जॉर्ज मजाक कर रहा है। वो जोर से कहता है कि तू अभी भी मजाक कर रहा है, और जॉर्ज हंसने लगता है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर इस कहानी के अगले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना। और यदि ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेगी अगली कहानी।